Excellent. हे दोस्तों, तो अपने स्टार्ट करते हैं। इन अपने लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज आते हैं, और जैसा मैंने कहा था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे अपने जानेंगे कि इन सर्विसेज में क्या क्या होता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और जाते हैं। अ, तो नियति बताना मुझे जब आपको मेरी स्क्रीन दिखे। तो या ये रहा कि क्या क्या होता है इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग में। तो या बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मतलब आईपीओ हो गया या फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो वर्ल्ड है वो बहुत वास्ट है और कहीं ना कहीं हम इसमें लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन में कोई भी आईपीओ आता है, राइट? अब तो खैर आईपीओ का उतना क्रेज नहीं रहा, लेकिन पहले रोज कोई ना कोई आईपीओ आता था। मान लो जोमेटो का आईपीओ करना था, राइट? तो जोमेटो का आईपीओ था, उसमें हजारों करोड़ों का आईपीओ था, ठीक है? या एलआईसी ने लाया, हजारों करोड़ की आईपीओ लाई, राइट? तो क्या ये पॉसिबल है? आई क्या बोलते हैं, जोमेटो के लिए एलआईसी के लिए खुद ले आना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमें हेल्प करो ये क्या बोलते हैं हमारा आईपीओ लाने में। तो एक आईपीओ का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं कितना पता है कि नहीं पता, अगर मैं बहुत सिंपली समराइज करूं कि आईपीओ के प्रोसेस में होता क्या है। एक तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा एक इन्वेस्टमेंट बैंक को। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगा, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेगा कि क्या होता है नहीं होता है। उसके बेसिस पे वो एक प्राइस डिराइव करेगा कि इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो मान लो इसका वैल्यूएशन निकल के आया से 80 रुपये पर शेयर, कि एक शेयर का वैल्यू 80 रुपये होना चाहिए, टोटल मेरे को 800 करोड़ का आईपीओ लाना है, राइट? तो मैंने 80 रुपये इसका वैल्यूएशन निकाल लिया, बट क्या लोग इस भाव पे इन्वेस्ट करेंगे? ये भी तो बहुत पूछने की बात है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत सारे रोड शोज करते हैं। रोड शोज में क्या करते हैं, लोग कॉर्पोरेट को रीच आउट करते हैं और बोलते हैं कि मेरी कंपनी है, मैं आपको एक प्राइस बैंड दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि आप किस प्राइस पे इसमें डालना चाहोगे। मैं आपको 70 रुपए से लेके 120 रुपए में, आप बताओ कौन से भाव पे दोगे। तो लोग बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाएंगे, लोग अपना एक बेट करते हैं कि मैं नहीं, मैं 80 में लूंगा, मैं 90 में लूंगा, मैं 70 में लूंगा। और ये लोग देखते हैं मैक्सिमम लोग जिस बेट पे करते हैं ना, ये लोग प्राइस भी उसी के आसपास रखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस बैंड का, आप अगर कभी भी आईपीओ में बुक डालोगे बिल्डिंग। कि बुक, इसको बुक बिल्डिंग बोलते हैं। बेसिकली मैं अपना बुक बिल्ड कर रहा हूँ कि लोग किस भाव पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ये करने के बाद मान लो मेरे को भाव आया कि मैं अपना 78 से 82 रुपीज का बैंड रख सकता हूँ। तो इसके बीच में मेरे को पता है कि लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अब क्या आईबी को लगता है कि इसको सब्सक्राइब करवाना ही नहीं करवाना है? आईबी वाले लोग क्या करते हैं, अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अंडर राइटिंग सर्विसेज में क्या होता है, ये बोलते हैं कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देखिए, आज के दिन में अगर मान लो इंडिया में कंपनी अगर आईपीओ लाती है, तो सेबी बोलती है कि आपके आईपीओ कम से कम 90% सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर 90% सब्सक्राइब हुआ तब तो हम आपका आईपीओ लाने देंगे, नहीं तो हम आपका आईपीओ सीधे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कंपनीज भी डरती है, अगर 90% मेरा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मेरा आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। और आईपीओ बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए बहुत, एक तो हमें ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बना के सेबी को देना पड़ता है, उसके बाद रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आता है, फिर ये बुक बिल्डिंग करो, दुनिया भर का प्रोसेस करो, ये करने रोड वेरियस रोड शोज करो, उसके बाद तब तो जाके आईपीओ आता है। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, तो इतना सिंपल नहीं है। तो ये कंपनी ये इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलता तुम मेरे को गारंटी दे रहे हो क्या मेरा आईपीओ तुम सब्सक्राइब करवा दोगे? बोलता है मैं अंडर राइट करके दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू ऑन राइटिंग कि आपका जो भी आईपीओ आ रहा है उसका 90% सब्सक्राइब अगर नहीं हुआ तो मैं आपका आईपीओ को बेकार नहीं होने दूंगा, जो भी पोर्शन नहीं सब्सक्राइब होगा वो मैं खुद बाय करूंगा। एंड उसके लिए मेरे को चाहिए आपसे अंडर राइटिंग का कमीशन चाहिए होगा, वो 1% 2% जो भी होता है वो लेता है। तो इस तरह के सर्विसेज आईपीओ प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो होता है दोस्तों आईपीओ का प्रोसेस। जैसे आईपीओ होता है वैसे दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है ना, कि रादर देन पब्लिक के पास ले जाने के, हम लोग कुछ बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास प्राइवेटली जाते हैं और बोलते हैं कि आप सीधे ले लो। ये प्रोसेस क्या थोड़ा स्ट्रीमलाइन होता है, मुझे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा, और ये मेरे को पैसा अरेंज हो जाएगा। जैसे इक्विटी का आईपीओ होता है वैसे डेट का भी आईपीओ होता है, इसको बोलते हैं डेट कैपिटल मैनेजमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें,
इक्विटी कैपिटल मैनेजमेंट और डेट कैपिटल मैनेजमेंट में। तो इसमें आईपीओ हो सकता है, सीजन पब्लिक ऑफरिंग हो सकता है, ये सब्सिक्वेंट इशू हो जाता है, इसको फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। सिमिलरली डेट के केस में क्या होता है, बॉन्ड ऑफरिंग होती है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, आपने पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसेट बैक सिक्योरिटी और मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है सिक्योरिटाइजेशन। कभी इसको समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पूरा 2007 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये इसी के बेसिस पे आया था। तो किसी एक दिन और समझेंगे। जैसे कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन में क्या होता है ना, कि मान लो एक कंपनी है, उसको चाहिए कि आज एलआईसी है, मेरे को चाहिए 1 लाख करोड़ का, मेरे को आईपीओ लाना है, या मेरे को मान लो डेट अरेंज करना है। एक आईबी के बस की बात नहीं कि इतना सारा काम कर ले, बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं कि 2-4 आईबी आप लोग मिल जाओ और मिल के ही आईपीओ लाओ। तो बेसिकली एक सिंडिकेट बनाओ इन्वेस्टमेंट बैंक का, और फिर मुझे हेल्प करो। उसमें एक जो भी होगा वो एक लीड बैंकर होगा, और बाकी सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसको सिंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, कि एक बंदे के छोड़ के बहुत सारे बंदे लोग मिलके लोन देते हैं। आज अगर आप देखो कि विजय माल्या ने जब लोन लिया था, तो उसने सिर्फ एक बैंक से नहीं लिया था, बहुत सारे बैंक से लिया था, एक सिंडिकेट ऑफ बैंक से लिया था, जिसमें लीड बैंकर था एसबीआई। तो इसको लोन Yeah. सिंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैपिटल मार्केट में। कोई डाउट कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस में, जो इन्वेस्टमेंट No. बैंकिंग होता है। ठीक है, इसके बाद होता है एडवाइजरी सर्विसेज। एडवाइजरी में क्या होता है, कि आज मुझे कंपनी अक्वायर करनी है। अब आप मुझे बताइए कि मैं एक कंपनी कंपनी क्यों अक्वायर करूंगा। आज के दिन में आपने सुना होगा, बाइजू था, राइट। बाइजूस ने क्या किया था, आकाशा इंस्टीट्यूट को अक्वायर किया। क्यों किया, कोई इंसेंटिव होगा। या फिर आज वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए, राइट, ये दोनों मिलके वी बने। ठीक है, ये मर्जर था। तो क्यों हुआ, कोई तो कारण होगा। तो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी एडवाइजरी सर्विसेज पे ये समझने के लिए, एमएनए जो होता है ना, उसके इंसेंटिव क्या रहता है, आखिर लोग क्यों एमएनए के लिए जाते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाऊं, अच्छा यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन एमएनए में आज मुझे समझना पड़ेगा कि बहुत डिफरेंट, एक कंपनी का ना डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है। अगर मैं एक कंपनी का लाइफ साइकिल बोलूं, तो एक कंपनी जब होती है, इनिशियली जब क्रिएट होती है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करना चालू करेगी। शुरू में बहुत हाई ग्रोथ होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइज करती है, फिर वो मैच्योर होती है, फिर कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन पे जाती है। कंपनी का लाइफ साइकिल होता है। और मर्जर से एक्विजिशन किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं, एक मैच्योर कंपनी भी एक्वायर हो सकती है, और एक डिक्लाइन की कंपनी भी हो सकती है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन का प्रोसेस जनरली क्या होता है ना, कि मुझे क्या होता है, मैं कभी टीज करने के लिए एक ऑफर दूंगा कि मुझे आपकी कंपनी को अक्वायर करना है। तो आई विल पुट अ टीजर ऑफर। जैसे ही अगर मान लो उनको समझ में आया, कंपनी जो जिसको अक्वायर करना, जो कंपनी अक्वायर होने जा रहा है, जिसको अक्वायर किया है उसको टारगेट कंपनी बोलते हैं। ठीक है, मान लो। और जो अक्वायर करता है उसको बोलते हैं एक्वायरिंग कंपनी, राइट। तो अगर वो लोग मान लेते हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन होती है कि हम आपको अक्वायर करने जा रहे हैं, चलो एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, इसको किसी को बताना नहीं कि हम अपने करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट में न्यूज़ चल गया, तो फिर बाकी लोग भी आ जाएंगे अक्वायर करने के लिए, और फिर एक बिडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सेटअप होता है, जिसमें पूरा डिटेल में अपने बनाते हैं। अगेन इसमें लॉयर्स वगैरह रहते हैं जो हेल्प आउट करते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनता है। उसके बाद एक पूरा प्रोसेस लेटर बनता है, फिर जाके जो टारगेट कंपनी में एक्वायर करने जाऊंगा, उसकी ड्यू डिलिजेंस करूंगा, वो कंपनी सही है नहीं है, जो फाइनेंशियल्स बता रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने पुराने एग्जांपल में था कि कंपनी के फाइनेंशियल सॉफ्ट थे, तो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में समझ में आ जाएगा कि जो कंपनी में एक्वायर करने जा रहे हैं उस कंपनी में दम है कि नहीं है। तो ये ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है। ये करने के बाद एक फिर जाके एक बाइंडिंग ऑफर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपने शॉर्टलिस्ट करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, उसके बाद जाके कंपनी टेंडर ऑफर इशू करती है कि आई एम गोइंग टू बाय योर कंपनी। तो ये पूरा एक साइकिल होता है कि कब जाके अपने एमएनए करने जाएंगे। सिमिलरली एमएनए की तर्ज पे एक होता है रिस्ट्रक्चरिंग। आज मेरी कंपनी है, ठीक है, आज मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस के अंदर आज जियो भी बैठा हुआ है, पेट्रोकेमिकल भी बैठा हुआ है, रिटेल भी बैठा हुआ है। कल को मुकेश अंबानी जी को लगा कि नहीं, मेरे को जियो को बिजनेस को अलग सेपरेट करना है, मैं रिलायंस से हटा के एक जियो बनाऊंगा। ठीक है,
तो क्या करेगा, एक रीस्ट्रक्चरिंग ही है कि मैं अपने कंपनी को निकाल के स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हो सकता है कि मान लो कंपनी का हालत अच्छा नहीं है, तो मुझे कॉस्ट कटिंग करना है, मेरे को अपना कोई नॉन कोर असेट से उसको बेचना है। ठीक है, उसके बाद डेट रीफाइनेंसिंग करना है। जैसे आपको पता होगा रुचि सोया, राइट, बीच में बहुत हालत खराब थी, बाद में पतंजलि ने इसको खरीदा था, तो इसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। तो ऐसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी होता है। डेट टू इक्विटी स्वैप, वोडाफोन में हालिया में अभी हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपने जितने भी लोन्स थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट करवाए इक्विटी थे। में खाना। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे मेरे रिस्ट्रक्चरिंग हो गए। तो ये सारी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रेडिंग करता है अपने, या तो वो खुद के बिहाफ पे ट्रेडिंग कर सकता है, और एक होता है मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग में क्या होता है कि अगर मान लो बिड प्राइस है और आस्क प्राइस है, उसके बीच में मेरे को कोई भी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, वो स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं। कि ये लोग क्या होते हैं, मार्केट मेकर होते हैं, लोग कोट करते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस, और उसमें लोग पैसे कमाते हैं। तो इसको मार्केट मेकिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में वो अपने बिहाफ पे खुद ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावा लोग ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट को वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रोकरिंग दे रहे हैं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर ही आता है। इसका मतलब क्या नॉर्मली कोई और ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करेगा? तो दोस्तों इसमें से जितनी भी एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करेगा, बट ये सारी एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर आती है। ठीक है, और लास्ट में हो गया कि वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट में अपने क्या करेंगे, आज के दिन में एक असेट है, तो असेट या तो मैं एक इंस्टीट्यूशन है, मान लो पेंशन फंड है, उसके पास करोड़ों के प्रॉपर्टीज पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज के दिन उसको अपना मैनेजमेंट पैसे कैसे मैनेज करना है, या कोई हाई नेट इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया एक बंदा जिसके पास 200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उसको अपना वेल्थ मैनेज करना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मेरा पैसा मैनेज करके दे दो। जो सबसे पहला केस हमारा था कि इन्हीं का पैसा तो आज के दिन में कहीं ना कहीं आईपीओ में या ये इसमें जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में जाता है। तो इनका वेल्थ कैसे मैनेज करना है, तो देखिए, एक तो ट्रेडिशनल रूट होता है जिसमें अपने क्या कि अपने क्या करते थे, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे डाल दिया करते थे। ठीक है, ओपन एंडेड क्लोज मेथड। और आजकल क्या बहुत सारे ऑल्टरनेट वेज आ गए हैं जिससे लोग अपने पैसा मैनेज करते हैं। लोग रियल एस्टेट में पैसे डालते हैं, लोग प्राइवेट इक्विटी में पैसा डालते हैं, लोग हेज फंड में पैसे डालते हैं, लोग एंटीक्स वगैरह खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें भी आज के दिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर ही आती है। तो दोस्तों ये था बहुत हाई लेवल पे कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करता है। अब इसमें भी अगर अपने जाए तो हर एक चीज में इन डेप्थ समझा जा सकता है कि आज के दिन में इक्विटी कैपिटल में आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या है, लोन सिंडिकेशन क्या होता है, मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, आज के दिन में ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आज के दिन में अगर मेरे को वेल्थ मैनेज करवाना है, तो रियल एस्टेट क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, हेज फंड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने सीएफए में एक पूरा सब्जेक्ट डेडिकेटेड है कि आखिर रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी लोग क्या करते हैं। हम आज शार्क टैंक देखते हैं, वीसी फंडिंग सुनते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी के अंदर आती है। तो इसका जो गैमेट है ये बहुत बड़ा है। और आप मे भी कल को जाके इसमें किसी एक जगह पे आप काम करोगे, कि कहीं आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाके एमएनए के अंदर जाके काम कर रहे हो, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रेडिंग के अंदर जाके आप इक्विटी की ट्रेडिंग कर रहे हो, या डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिक्स इनकम की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये वर्ल्ड बहुत वास्ट है दोस्तों, और इसे समझने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। इसी के लिए अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो आप सीएफए कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि आप प्रैक्टिकली से करो, जानो, तभी जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन है आपको? नो नो सर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद। चलिए, बाय बाय, सी यू। थैंक यू।